गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने खाटू श्याम क्लासेस चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम केमिस्ट्री क्लास 9 का भारतीय वन बुक का लेके आए हुए हैं। इससे पहले एक क्लास हम दे दिए। आप सभी लोग उम्मीद है कि देख लिए होंगे और समझ में भी बहुत अच्छा से आया होगा। सबका कमेंट तो पॉजिटिव था कि समझ में आ गया। तो आगे इसी प्रकार से आपका क्लास चलेगा। हर एक टॉपिक को समझाया जाएगा निचोड़ निचोड़ के, ताकि डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाए और दोबारा कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़े। एक वीडियो में ही आपका सफल है। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा, एक कहावत है इस पे कि कर्म में अगर सच्चाई है, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा। हर एक संकट का क्या होगा? हल होगा। वह आज नहीं तो कल होगा। बस आप लोग संघर्ष जारी रखिए। संघर्ष जारी रखने से क्या होगा कि आप लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं, अपने आप में भावुक हो जाते हैं। बस भावुक नहीं होना है, बशर्ते कि आप लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अपने आप पे निसंकोच मतलब मत लगाइए कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। सफल जरूर होइएगा, बस अपने आप पे शक मत कीजिए। बस मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन मेहनत का फल मिलता है। देखिए, कह रहा है हमारे परिवेश के पदार्थ का आज दूसरा लेक्चर है आपके बीच। पहला लेक्चर हम करा दिए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले पहला वीडियो देख लीजिए, ताकि दूसरा वीडियो में दिक्कत ना हो और समझ में आए अच्छा से। तो देखिए, हमारे परिवेश के पदार्थ, प्रश्न है ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ क्यों होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ क्यों होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझना है। देखिए, ठोस पदार्थ के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ क्यों होते हैं, यह बताना है। बात को समझिए। ठोस पदार्थ, सबसे पहला बात है कि ठोस पदार्थ या पदार्थों में, ठोस पदार्थों में अंतराअणुक स्थान बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, जिसके कारण ठोस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण बल के कारण, अंतराअणुक आकर्षण बल के कारण इसके अणु आपस में बंधे होते हैं। इसके अणु आपस में क्या होते हैं? इसके अणु आपस में बंधे होते हैं, जिसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी की सहायता से हिलडोल नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसका जो अणु होता है ना, आपस में एक दूसरे के साथ इतना कमजोर से गठबंधन के लिए रहता है कि इधर उधर टसक ही नहीं सकता है, उसका बहाव नहीं होता है। यानी कि आकर्षण बल के कारण इसके अणु आपस में बंधे होते हैं, बंधे होते हैं, जिसके कारण कठोर पदार्थ दृढ़ हो जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कि ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। अंतराणुक स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसके कारण जो है ना, ठोस पदार्थ में जो भी अणु अणु होते हैं वो आपस में जकड़े हुए रहते हैं, आपस में बंधे हुए रहते हैं। ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण अंतराणुक आकर्षण बल जो है अपना मतलब कि दबदबा बनाए रखता है, वस्तु को किधरों मतलब इधर से उधर कहीं नहीं हिलने डोलने देता है। मतलब कि यही है कि इसीलिए वह ठोस पदार्थ
दृढ़ पदार्थ कहा जाता है। क्योंकि ठोस पदार्थ में मतलब कठोर पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ, उसका जो है बहाव नहीं होता है, उसका बहाव नहीं होता है। तो यहाँ से एक नोट और याद रखिएगा, क्या ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है, ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस पदार्थ में बहाव होता है या फिर नहीं होता है। इसलिए थ्योरी को अच्छा से समझते हुए जाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आए हुए हैं, तब आपको जवाब देने में भी मजा आएगा। इसलिए हम बार बार बताते हैं, जितना हम पढ़ावे शुरू से लेके लास्ट तक गौर से देखिएगा, तो आपको दावा हम कहते हैं कि दोबारा आपको ये लेक्चर दिखने का कोई जरूरत नहीं है, एक बार में माइंड में सेट होगा। बस आप लोग कोशिश तो कीजिए, कोशिश ही नहीं करते हैं। देखिए आप, क्या हम बताएं कि ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है, बशर्ते कि दो गो अपवाद है। दो गो क्या है? अपवाद है। ठोस पदार्थ की गिनती में आ जाता है। पहला क्या है आपका? पाव रोटी। क्या है? पाव रोटी। दूसरा क्या है? स्पंज। इसमें जो है अंतरानुकस्थान बहुत ज्यादा होता है। अंतरानुकस्थान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उसमें अगर वायु दिया जाए तो वो फैल सकता है। वो क्या हो सकता है? फैल सकता है। तो ठोस पदार्थ कभी फैलता नहीं, लेकिन वो दोनों उदाहरण जो है अपवाद में दिया गया है। तो अपवाद स्वरूप में आप लोग याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ भी फैलता है। अपवाद स्वरूप क्या है वो दो? एक पाव रोटी, दूसरा स्पंज। नोट करके लिख लीजिए, अपवाद है पाव रोटी और स्पंज। दूसरा बात याद रखना है कि ठोस पदार्थ का संपीड़न नहीं होता है। ठोस पदार्थ का संपीड़न क्या होता है? नहीं होता है। तो यहाँ नोट कर लीजिए, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए, हम बता रहे हैं इसी में पहला पॉइंट, ठोस पदार्थ का संपीड़न नहीं होता है। ठोस पदार्थ का संपीड़न क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कोई तीसरा बल लगना जरूरी है, या दूसरा बल लगना जरूरी है। जब तक हम कोई वस्तु को उठा के दूसरे स्थान पे नहीं रखेंगे, वो वस्तु इधर से उधर नहीं जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी हम लिख देते हैं आपका, पाव रोटी एवं स्पंजी ये ठोस पदार्थ अपवाद है जिसका फैलाव होता है। जिसका फैलाव क्या होता है? होता है, क्योंकि इसमें अंतरानुक स्थान अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये बात ध्यान में रखना, ये अपवाद में है। पदार्थ तो है ना, ठोस पदार्थ है, लेकिन ये अपवाद है। तो अपवाद स्वरूप को ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अपवाद वाला बात जितना हम बतावे, नोट में आपको याद रखना है, ताकि आगे कभी दिक्कत आपको ना हो। दिक्कत एक भी प्रकार का प्रश्न में नहीं होना चाहिए। जब हम थ्योरी करवा रहे हैं आपको, तो थ्योरी को ध्यान से देखना है और कॉपी में भी नोट करना है। ये बात आपको समझ के रखना है, एकदम माइंड में एकदम खोस लीजिए बात को। बस पढ़ने बैठे हैं, ईमानदारी से 1 घंटा हमको दीजिए आप अपना समय। हम 1 घंटा में इतना नॉलेज देंगे आपको कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि 1 घंटा के वीडियो में कितना नॉलेज हम ग्रहण कर लिए। इसलिए आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। देखिए, क्या बताएं कि ठोस पदार्थ का संपीड़न नहीं होता है। ठोस पदार्थ कभी संपीड़न नहीं होता है। ठोस पदार्थ का कभी बहाव नहीं होता है। ठोस पदार्थ कभी बहाव नहीं होता, लेकिन ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव पदार्थ में, बात को समझिए, ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव पदार्थ में संपीड़न होता है। संपीड़न क्या होता है? होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। क्यों?
क्योंकि इसमें नहीं होता, उसमें होता है हल्का, ठोस पदार्थ की अपेक्षा, ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव पदार्थ में संपीड़न अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा स्पेलिंग एरर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, अपना शुद्ध करके लिख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं एरर हो जाता है, स्पीड में ध्यान नहीं देते हैं हम इस सब बात पे, तो आप लोग फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आप बात समझिए कि ठोस पदार्थ में तो संपीड़न नहीं हुआ, बहाव उसका नहीं होगा, लेकिन द्रव पदार्थ में क्या होता है, ठोस से थोड़ा अधिक बहाव होता है। बात समझिए, ठोस का नहीं होता लेकिन द्रव का होता है। और इसी में गैस का पूछ देगा तो गैस का द्रव की अपेक्षा गैस में भी अधिक होता है, गैस में तो पूरा अधिक होता है। यानी कि एक और बात नोट करके लिखिए आप, इसको लिख लीजिए, चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, ठोस पदार्थ एवं द्रव पदार्थ की तुलना में गैसीय पदार्थ का संपीड़न अधिक होता है, अधिक होता है। ये ध्यान में रखना है आपको। ठोस में नहीं होता है, द्रव में होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है। गैस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, इसको अगर आरोही क्रम में सजा दे, आपको ध्यान में रहेगा, आरोही क्रम संपीड़न का, आरोही क्रम संपीड़न का क्या है, ये बात आप समझिए। पहले क्या होगा, गैस होगा, गैसीय में सबसे ज्यादा होता है, गैसीय में सबसे ज्यादा होता है। इससे हल्का कम किस में होता है, द्रव में होता है। और इससे पूरे कम किस में आ जाता है, आपका ठोस में आ जाता है। ये बात आपको समझना है। सबसे ज्यादा संपीड़न गैस में होगा, उससे हल्का कम द्रव में होगा, और पूरे कम ठोस में हो जाएगा। ये बात आपको समझ में रखना है, माइंड में सेट रखना है। संपीड़न नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ तक आपका नोट क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में जवाब दें। अगर जिसको समझ में नहीं आया टाइप 2 करें, जिसको समझ में आ गया टाइप 1 करें। और अगर थोड़ा सा भी चले बने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अपने आप में जलन पैदा नहीं करना। ये ऐसा नहीं कि जो नॉलेज हम ले रहे हैं अपने दोस्तों को नहीं देंगे, दोस्तों को भी देना है। नॉलेज बांटने से और नॉलेज बढ़ता है। इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को भी आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आपसे भी कोई छात्र का हेल्प मिल जाए आपके वीडियो शेयर करने से। जो कि जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, कुछ इस वीडियो से टॉपिक समझ में आ जाए, उसका आपका भी उसमें योगदान रहेगा। तो देखिए, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, बढ़िया से हम समझा दिए आपको कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ क्यों होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला देखिए क्या है, संपीड़न। संपीड़न के बारे में समझना है। अभी तो हम संपीड़न का मतलब समझाएं आपको कि बहाव होता है। क्या होता है, बहाव मतलब फैलना, अधिक तेजी से विस्तृत होना, जो कि सबसे ज्यादा गैस में होता है। किस में होता है, गैस में होता है। द्रव में हल्का कम होता है। द्रव में हल्का कम होने का कारण क्या है, क्योंकि द्रव में अंतरानुक स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है, जिसके कारण उसका संपीड़न हल्का होता है। लेकिन ठोस में एकदम नहीं के बराबर होता है। यहाँ पे बात को समझिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं, नोट आपको ध्यान में रखना है।
संपीड्यता से यह तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु अगर ठोस है तो वह संपीड्यता के लायक नहीं है, मतलब संपीड्य उसमें हो ही नहीं सकता है। दूसरा बात याद रखना है क्या, ठोस पदार्थ का ना तो संपीड्यता होती है और ना ही वहां होती है, एवं ना ही विसरण होती है। यहां तक समझ में आ गया आपको? बार बार एक ही टॉपिक आ रहा है, यानी कि आपको इतना बार बताएंगे, इतना बार समझाएंगे कि आपका माइंड में सेट होगा ही। कहता है ना कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए। कोशिश करने से कभी व्यक्ति का हार नहीं होता है और कभी भी आप असफल नहीं हो सकते हैं। असफल एक चीज माइंड में बस सेट कर लेता है आदमी कि बस लक खराब था, लक कुछ नहीं होता है। बस आप लोग बस संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करने का फल जरूर मिलता है। इसका मीठा फल मिलता है, लेट से मिलता है लेकिन मीठा फल मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कोशिश कीजिए और हर एक सब्जेक्ट आसान होगा। बार बार पढ़िएगा। देखिए कल के क्लास में भी हम समझाए थे कि कोई भी हार्ड से हार्ड लोहा ही क्यों ना आ जाए, अगर उस पे रस्सी से रगड़ा जाए तो बार बार रगड़ने से उस लोहा में भी हल्का दाग दे सकता है। एक रस्सी, नाजुक रस्सी, लोहा कठोर पदार्थ हो गया, वो उस पे दाग दे सकता है बार बार रगड़ने से। क्या यहाँ से क्या सीख मिलता है? बार बार कोई भी चीज का रिवीजन करने से दाग वो छोड़ ही जाता है। बस इसीलिए बार बार बोलते हैं, बार बार आप रिवीजन कीजिए, कभी भी नहीं भूलिएगा। बस एक टॉपिक इस प्रकार से पढ़ लीजिए कि कभी दिक्कत हो ही नहीं आगे। यहां तक आपका क्लियर है? देखिए आगे, वहन क्या आ गया? वहाव आ गया। फ्लो मतलब बहना। इसमें अणु अधिक तेजी से बहने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे भी आपका वीवीआई नोट आएगा। फिर से वही बात, क्या कि ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है, ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी हम जस्ट समझाए आपको कि ठोस पदार्थ में अंतराअणुक आकर्षण बल जो होता है, जिसके कारण उसके अणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, जिसके कारण ठोस पदार्थ का कभी बहाव संभव नहीं है। ठोस पदार्थ का बहाव हो ही नहीं सकता है।
और एक बात याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ को कभी भी गर्म करके उसका आयतन को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। ये भी बात याद रखना है आपको कि ठोस पदार्थ को कभी भी ऊष्मा के द्वारा गर्म करके उसके आयतन को ना तो आप बढ़ा सकते हैं और ना ही आप घटा सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, नोट डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित। इसीलिए एक एक बात सुनिए भी और नोट भी किया कीजिए, ताकि आपका कभी भी कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन उठ जाए, फटाक से जवाब हम लोग दे सकें, इस लायक बनिए आप लोग। तो देखिए हम क्या बताएं अभी आप सभी को कि ठोस पदार्थ में अंतराणु का आकर्षक बल इतना मजबूती से अपना अणु को जोड़े रखता है, ताकि उसमें कोई तरह का हवा भी प्रवेश ना कर सके, कोई तरह का हवा भी प्रवेश ना कर सके। जब हवा उसमें प्रवेश करवे नहीं करेगा तो उसको बहा कैसे सकता है, हिला डोला कैसे सकता है। बशर्ते कि दो गो अपवाद हम बताए, पाव रोटी और स्पंजी, ये दो गो अपवाद है, ये दोनों हिल डोल सकते हैं, इसमें वायु भरा रहता है, रिक्त स्थान भी बहुत रहता है, जिसके कारण उसका आयतन में कमी वृद्धि किया जा सकता है। ये बात आप समझ गए। देखिए थोड़ा सा एक नोट और इसमें लिख लीजिए कि ठोस पदार्थ को ऊष्मा के द्वारा गर्म करने पर उसके अणु को कभी अलग नहीं कर सकते, कभी अलग नहीं कर सकते और ना ही आयतन बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब कि इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसका अणु को भी हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अणु अंतराणु का आकर्षण बल से वो बंधा होता है, उसमें रिक्त स्थान नहीं होता है। बार बार बोल रहे हैं, आप माइंड में सेट कीजिए, अंतराणु का स्थान उसमें नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण अंतराणु आकर्षण बल के कारण वो अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जकड़ के बंधे रहते हैं। उसको आप गर्म कीजिए या ठंडा कीजिए, उसके अणु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना वो अणु अलग हो सकता है और ना ही उसका आयतन कभी बदल सकता है। ये बात याद रखिएगा, ठोस पदार्थ का बात बता रहे हैं। इसमें अपवाद भी हम आपको बता दिए, क्या अपवाद बताए हैं कि पाव रोटी और स्पंजी। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका। अगला टॉपिक आपका आ गया प्रसार या संकुचन। प्रसार या संकुचन, इसके बारे में समझते हैं। प्रसार का अर्थ फैलना होता है। क्या होता है? फैलना होता है। प्रसार का अर्थ क्या होता है? फैलना। और संकुचन का अर्थ सिकुड़ना होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा पहला बात कि प्रसार का अर्थ क्या होता है? फैलना। और संकुचन का अर्थ क्या होता है? सिकुड़ना। देखिए समझिए बात को थोड़ा सा। अगर हम कोई भी पदार्थ को देखिएगा कि गर्म करते हैं, जैसे कि मैगी का एक उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण ले रहे हैं? मैगी का। मैगी को जब हम बनाते हैं, गर्म करते हैं, तो मैगी क्या करता है? वो फूलने का काम करता है। क्या करता है? फूलने का काम करता है। तो मैगी फूल गया, पदार्थ जो था वो क्या हो गया? फूल गया। तो वो किस में आ गया? आपका प्रसरण में आ गया। क्या किस में आ गया? प्रसार में आ गया। बात समझ में आ गया? प्रसार मतलब फैल जाना। क्या होता है?
फैल जाना, उसका अणु जो एक दूसरे के साथ बंधा होता है, वो अणु गर्म होने पर तेजी से बढ़ने लगता है। वो अणु गर्म करने पर तेजी से क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ से नोट करने वाला बात यह है कि पदार्थ को गर्म करने पर पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणु तेजी से बढ़ने लगता है और उस पदार्थ का प्रसार होने लगता है। ये बात आपको समझ में आ गया? मतलब कि कोई भी पदार्थ, लगभग पदार्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ जो है अपवाद में आ जाता है। थोड़ा मैगी का उदाहरण लिए हम, ये बात समझिए। एक मोती आता है, मोती टाइप का, जिसको देखे होंगे कि पानी में दे के जो है ना, उसको रखा जाता है 2-4 घंटा तो फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है। वो दाना का नाम हम भूल रहे हैं। तो वो भी आपका ये उदाहरण आ जाएगा प्रसार में। ये बात समझ में आ गया? जो कि देखिए, वो आपका एक अपवाद रूप हो गया, उसको गर्म नहीं किए, पानी में दिए और वो क्या हो गया, फूल गया। पानी में दिए और वो क्या हो गया, फूल गया। ये बात समझ में आ गया? वो अपवाद स्वरूप है। दूसरा पॉइंट आप लोग यह उदाहरण में याद रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं साबूदाना के दाम से। साबूदाना, साबूदाना को जब बनाते हैं, पानी में जाता है या फिर दूध में जाता है, तो वो क्या होता है, बड़ा आकार ले लेता है। क्या ले लेता है, बड़ा आकार ले लेता है। तो वही बड़ा आकार जो फैलता है, वो अणु को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। तेजी से क्या करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। जब वह तेजी से बढ़ता है, तो वह पदार्थ क्या होता है, धीरे धीरे फैलता है। धीरे धीरे क्या होता है, फैलता है। बस वही आपका सब क्या है, प्रसार है। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है आपका यहाँ तक? संकुचन वाला बात में क्या आ जाएगा आपका, जो ठंडा होने पर सिकुड़ने लगता है। ठंडा होने पर क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि बिजली का जो तार होता है, बिजली का जो क्या होता है, तार होता है, गर्मी के समय में देखिए कैसे फैला हुआ मुलायम रहता है ना। लेकिन जब ठंड आता है तो वो टाइट आके सिकुड़ भी जाता है, टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहला उदाहरण क्या हो गया आपका, बिजली का तार भी हो गया आपका। दूसरा बात बोल सकते हैं कि हम जैसे कि चमड़ा का चप्पल पहनते हैं, चमड़ा का बेल्ट पीते हैं, या फिर कोई भी चीज चमड़ा का पहनते हैं, तो गर्मी के दिन में वो फैलने का काम करता है। क्यों? क्योंकि वो उष्मा ग्रहण करके क्या करता है, अणु को फैलाता है। अणु को क्या करता है, फैला देता है। लेकिन वही चीज जब वो ठंडा हो जाए, तो अणु अपने आप में ऑब्जर्व होके एक जगह आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो कि वो सिकुड़ जाता है। जो कि क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। तो अब एक और उदाहरण माइंड में सेट रखना है, जैसे कि क्या, ट्रेन का पटरी आप लोग देखे होंगे। क्या देखे होंगे, ट्रेन का पटरी आपस में गैप रहता है, हल्का हल्का आपस में क्या किया जाता है, एक ही पटरी तो नहीं लंबा जैसा होता है, पूरा लंबा नहीं होता है। उसको आपस में हल्का गैप कर करके अन्य पटरी से जोड़ा जाता है। हल्का हल्का गैप क्यों किया जाता है, कारण यही है कि हल्का गैप करने का कारण यह है कि गर्मी के दिन में वो वापस में जाके, मतलब कि घर्षण के कारण जो है, पिघल के आपस में हल्का हल्का चिपक जाते हैं गर्मी के मौसम में, उष्मा के कारण। लेकिन वो ठंडा में क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो फूल आ जाता है। अगर एक ही पटरी ज्वाइंट रहता पूरा, तो वो पटरी कमजोर बन सकता था। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण वो पिघलता। बात को समझिए, टेम्परेचर के कारण हल्का हल्का उसका क्या हो जाता, कि वो लूज हो जाता है, वो फैलने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, फैलने का। तो गर्मी में वो पटरी उदाहरण आ जाएगा प्रसार का। लेकिन ठंडी में वही पटरी उदाहरण क्या बन जाएगा आपका, संकुचन का। ठंडी में वो थोड़ा हट जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, हट जाता है। ये चीज नोटिस कीजिएगा, आप लोग देखिएगा, कभी अगर ट्रेन का सफर किए हैं तो आप लोग का ध्यान में होगा। तो संकुचन का मतलब क्या हो गया, सिकुड़ना। आप लोग को याद रखना है, ये बात आप लोग समझ गए। जैसे कि और बोल सकते हैं हम लोग, गर्मी के दिन में घड़ी का पेंडुलम तेज हो जाता है, लेकिन ठंडी के दिन में वही पेंडुलम क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है। कारण वही होता है, सिकुड़ने का। ये बात समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। एक एक टॉपिक पे इतना हम विस्तार करते हैं,
कैसे नहीं माइंड में घुसेगा, घुसेगा, बस बशर्ते कि आप लोग ध्यान से बस उसको समझिए और बुझिए और जानिए, बस सब क्लियर होगा। देखिए अगला टॉपिक क्या है, ऊर्ध्वापातन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन समझते हैं। पहली बात देखिए, वैसा पदार्थ होना चाहिए जो ठोस हो और उसको जब हम गर्म करें, क्या करें, गर्म करें, वह द्रव में ना बदले, वह सीधे वाष्प बन जाए। क्या बन जाए, वाष्प बन जाए। मतलब द्रव में ना बदले, बात को समझिएगा, द्रव में ना बदले सीधे वाष्प बन जाए, वह ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ये बात माइंड में सेट हो गया। इसी को जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो ठंडा होके बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले सीधे ठोस का रूप ले ले, सीधे किसका रूप ले ले, ठोस का रूप ले ले, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। याद हुआ, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, वैसा पदार्थ जिसको गर्म करके बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वह ऊर्ध्वापातन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। यहां तक समझ में आ गया। आइए लिख लेते हैं इसको। वैसा पदार्थ जो गर्म होने पर द्रव्य की अवस्था में ना आए, वह सीधे वाष्प के रूप ले ले, वाष्प, वाष्प का रूप ले ले, कोमा, या वही पदार्थ ठंडा होने पर द्रव में ना बदले, द्रव में ना बदले, द्रव में ना बदले सीधे ठोस रूप ले ले, ठोस रूप ले, वही ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऊर्ध्वापातन का परिभाषा आप लोग का सेट हो गया माइंड में। मतलब कि वैसा पदार्थ जिसको हम गर्म किए, एक प्रखनली में लिए, मान लीजिए कि एक कोई चीज का मतलब प्रखनली में लिए पदार्थ को, उसको नीचे से आग लगाए, उसको नीचे से क्या लगाए, आग लगाए, और ऊपर खुला हल्का छोड़ देते हैं, ऊपर हल्का खुला छोड़ देते हैं और उस पर हल्का रुई से ढक देते हैं। रुई से क्या कर देना है, ढक देना है। तब नीचे से जो हीट कीजिएगा उसके अंदर जो वाष्प बनेगा, वाष्प बन के जो ऊपर बैठेगा, नीचे भी देखिएगा वो ठोस रूप ले लेता है, लेकिन वह द्रव में नहीं पिघलता है, द्रव में नहीं पिघलता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, देखिए उदाहरण ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका आ गया कर्पूर, आयोडीन, नौसादर, नौसादर को कह देते रासायनिक नाम में अमोनिया क्लोराइड। क्या कह देते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये बात ध्यान में रखिएगा। और हम बोल सकते हैं नेप्थलीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेप्थलीन। इत्यादि। ये जितना हम बताएं, ये सभी जो गर्म होता है,
कभी द्रव में नहीं बदलता है, सीधे वाष्प का रूप ले लेता है। वही वाष्प को अगर जमाइएगा तो वो भी वाष्प द्रव का रूप नहीं लेगा, सीधे ठोस का रूप ले लेगा। सीधे किसका रूप ले लेगा? ठोस का रूप ले लेगा। तो ये सभी उदाहरण इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में ही पूछा जाता है, उदाहरण ही। समझ गए? तो उदाहरण भी याद रखिएगा, परिभाषा भी पूछता है, ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। तो परिभाषा भी हम समझा दिए आप सभी को, उदाहरण भी समझाते हुए जा रहे हैं, कभी दिक्कत आपको नहीं होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसके बारे में और हम बताते हैं ऊर्ध्वापातन के बारे में। देखिए प्रैक्टिकल के तौर पे भी हम लाए हैं, थोड़ा समझिएगा, प्रैक्टिकली करवाते हैं यहाँ पे, थोड़ा समझिए। देखिए वाष्प बना कूपर लिया गया, वाष्प बना ये क्या लिया गया? कूपर। इसको उल्टा पलटा दिया है। जैसे कि आप समझिए बात को, ये जो है आपका, अगर आप लोग ध्यान से देखें, घर में आप सभी का घर में कुप्पी होता है। क्या होता है? जैसे भी कोई भी प्रकार का तेल डालते हैं तो कुप्पी में डालते हैं तो वो डिब्बा में जाता है ना, वही कुप्पी, कुप्पी है। इसके नीचे क्या किया है? स्टोव पे आपका रखा गया है आयोडीन या कोई भी प्रकार का पदार्थ रखा गया है, जो हम उदाहरण दिए आपको, उसी में से कोई पदार्थ आपका मान लीजिए रख दिया गया। यहाँ बताया गया है कि चीनी मिट्टी की प्याली लिया गया है, चीनी मिट्टी की, चिमनी मिट्टी का, समझ गए? उसके बाद बर्नर में क्या किया गया? आग लगाया गया। ठोस बना कपूर, कपूर को रखा गया, किसका रखा गया? कपूर को, कपूर को इसमें रखा गया और आग यहाँ पे जला दिया गया। आग क्या किया गया? जला दिया गया। उसके बाद देखिए यह क्या हुआ? उल्टा रखा हुआ कोप, माने कि जो कुप्पी था उसको उल्टा दिया, नखनी वाला भाग कहाँ दे दिया? ऊपर, और ऊपर में क्या रख दिया? आपका रुई का टुकड़ा। यही बात तो हम आपको समझा रहे थे कि इस प्रकार से कीजिएगा, इसका जो वाष्प बनेगा, वाष्प इसी में आपका घूमेगा, जो कि घूम रहा है, वाष्प इसी में घूमेगा, कभी द्रव का रूप नहीं लेगा। इधर जो सटेगा इसका वाष्प द्रव का रूप नहीं ले लेगा, वो आपका द्रव का रूप ले ही नहीं सकता है, वाष्प में ही रहेगा। जैसे जैसे यह ठंडा होगा, ये ऑटोमेटिक आपका ठोस का भी रूप ले लेगा, कभी द्रव का रूप नहीं लेगा, ये डायरेक्ट ठोस का रूप लेगा, और ठोस से डायरेक्ट वाष्प बनेगा, द्रव कभी नहीं बनेगा। समझ गए आप लोग? यहाँ थोड़ा सा और इसको डिटेल करते हैं। देखिए अभी जो हम बताए उसी के अनुसार से थोड़ा सा और समझिए। ऊर्ध्वापातन, देखिए क्या है, एक चीनी बर्तन में रेत और आयोडीन का मिश्रण लीजिए, बर्तन को उल्टे कूप से ढक दीजिए, बर्नर की सहायता से मिश्रण को धीमे धीमे गर्म कीजिए। धीमे धीमे क्या करना है? गर्म करना है, धीरे धीरे उसको क्या करना है? गर्म करना है, जो कि वहां पे बताया गया था उदाहरण में। कीप से आयोडीन वाष्प की बैगनी रंग की लो उठती है, मतलब कि आयोडीन को जब जलाते हैं तो बैगनी रंग का वाष्प उठता है। बैगनी रंग का क्या बनता है? वाष्प बनता है। साफ तौर पर देखी जा सकती है, आयोडीन वाष्प कीप में संघनित होकर ठोस रूप में एकत्रित होता है। ठोस रूप में क्या होता है? एकत्रित होता है, मतलब कि गर्म जो किए आपका जो वाष्प बना, उसके बाद जो ठंडा होगा वो सीधे ठोस का रूप लेगा, ना कि द्रव का रूप लेगा। ये बात हम समझा रहे हैं आपको। वो कभी द्रव का रूप ले ही नहीं सकता है, वो सीधे आपका या तो वाष्प बनेगा या फिर वाष्प से सीधे क्या बनेगा? ठोस बनेगा, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। जब बर्तन के मिश्रण से वाष्पन निकलना बंद हो जाए तो गर्म करना बंद कर दे। शुद्ध आयोडीन क्रिस्टल निकल चुके हैं, शुद्ध आयोडीन से क्रिस्टल क्या हो चुका है? निकल चुका है, वह रेत बन चुका है, नीचे नीचे बालू के समान का रेत बन चुका है, वो भी ठोस का रूप का बन जाएगा। किसका रूप का बन जाएगा? ठोस का रूप का बन जाएगा। उम्मीद है अब आपको ऊर्ध्वापातन के बारे में माइंड में जो भी
निगेटिव बात था वो निकल चुका होगा, जो पॉजिटिव बात है घुस चुका होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ऊर्ध्वापातन आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आज आपका क्लियर ऊर्ध्वापातन हो गया है। ऐसा आप लोग को लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट में जवाब दीजिए। ऊर्ध्वापातन के बारे में और भी कोई चीज डाउट है तो आप लोग बोलिए, आपको समझाया जाएगा। और लेकिन बस एक ही आपसे यह उम्मीद है कि आप लोग बस ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें और समझे, पढ़ने का कोशिश कीजिए। कभी भी आप लोग संघर्ष करने से मत भागिए, क्योंकि पढ़ाई ही है ऐसा जो धरती पे आपका नाम लेगा, नहीं तो कोई जगह नहीं है ऐसा। बस बात को समझिए, बस दो चीज अपनाइए, मेहनत कीजिए, सफलता ऑटोमेटिक आपका कदम चूमेगा। मेहनत इतना खामोशी से कीजिए ताकि सफलता शोर मचा दे। सफलता क्या कर दे? शोर मचा दे। लेकिन आप लोग उल्टे करते हैं। खैर चलिए, आप लोग खुद होशियार हैं, यहां बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, विसरण आ गया। क्या आ गया? विसरण। विसरण के बारे में समझते हैं। विसरण क्या कहता है ये बात को समझिए। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिए। विसरण आया, क्या आया? विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है ये बात को समझिए। यहां पे बात को समझना है। विसरण का मतलब होता है कोई भी पदार्थ एक दूसरे के साथ मिल जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना विसरण की प्रक्रिया में आ सकता है। ये बात समझिए, विसरण की प्रक्रिया में आ सकता है जो कि उसमें जाके मिल जाए। कोई भी दो पदार्थ आपस में जाए और मिलके एक हो जाए, वो विसरण भी बन सकता है। जैसे यहां बात को समझिए, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ का विसरण दूसरे ठोस पदार्थ से, दूसरे ठोस पदार्थ से नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसमें अंतराअणुक स्थान न्यून होने के कारण यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। यही कारण है कि कोई भी ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ मिश्रण नहीं कर सकता है। जैसे कि देख लीजिए, एक वो लिए हम चावल, चावल ठोस पदार्थ है, और ले लिए कंकर, चावल और कंकर को मिला देंगे तो कभी एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ गया। जैसे कि हम ले लिए चीनी, चीनी भी ठोस पदार्थ है। ले लिए दाल, दाल में अगर चीनी को मिला दे, दाल भी ठोस पदार्थ है। दाल सिजावा नहीं बोल रहे हैं हम, दाल जो मिलता है वो दाल में चीनी मिला देंगे तो कभी भी वो एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे कि लिए हम पत्थर, पत्थर में मिला दिए, मान लीजिए कि लोहा मिला दिए तो कभी भी एक नहीं हो सकता है। यानी कि ठोस पदार्थ में अंतरा अणु, कारण क्या है? अंतरा अणु स्थान होता ही नहीं है, न्यून होता है। क्या होता है? न्यून, जिसके कारण वह एक दूसरे में समा नहीं सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखिए, लेकिन हर एक जगह कुछ न कुछ फॉल्ट है, मतलब कि अपवाद है। वह अपवाद आप लोग को माइंड में सेट रखना है। इसलिए हम अपवाद भी बताते हुए जाते हैं, बार बार अपवाद बताते हैं, हर एक थॉट में अपवाद बताते हैं कि आपका माइंड में जो कीड़ा है वो खत्म हो सके। देखिए, ये पहली बात आप लोग ध्यान में रखना है आप लोग को। अपवाद क्या है? कुछ पदार्थ ठोस है परंतु इसका विसरण होता है।
इसका विसरण होता है। किसका किसका, जैसे कि आप बोल सकते हैं कॉपर प्लस टीन जिंक का, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ये दोनों ऐसा ठोस पदार्थ है, ये दोनों ऐसा ठोस पदार्थ है कि ये दोनों को अगर आपस में सटा के बांध दिया जाए, बात को समझिए, ये दोनों ठोस पदार्थ ऐसा है कि इसको आपस में बांध के सटा के बांध दिया जाए और कुछ वर्ष तक ऐसे छोड़ दिया जाए, कुछ वर्ष तक बंधे हुए छोड़ दिया जाए, उसके बाद जब इसको खोला जाएगा ना तो वो आपस में चिपक जाएगा, वो आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। बस वो पदार्थ यही है, कॉपर और जिंक, माइंड में सेट रखिएगा, कॉपर और जिंक। बाद बाकी ठोस पदार्थ कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ नहीं है जिसको आप बांध के रखिए कुछ वर्ष तक और उसको खोलिए तो वो आपस में अलग होकर गिर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर ऐसा है कि वो कभी आपका अलग नहीं होगा, चिपके हुए रह जाएगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, अब आपका माइंड में ये भी कीड़ा दौड़ता होगा कि चुंबक और लोहा, चुंबक और लोहा, चुंबक भी ठोस पदार्थ, लोहा भी ठोस पदार्थ, तो चुंबक में जो बनावट होता है उसमें भी आपका कॉपर जिंक आता है, जिसके कारण उसमें जो है ना सटाव का रास्ता बनता है, आकर्षित करने का शक्ति बढ़ता है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, वो उसी का मिलावट होता है। इसलिए यह दो जो है आपका ठोस पदार्थ, इसको याद में रखना है, ये आपस में चिपक सकते हैं, बशर्ते कि कब, जब इसको एक दूसरे के साथ बांध कर कुछ वर्ष तक रख दे, कुछ वर्ष तक क्या कर दे, रख दे, तब यह आपस में चिपक सकता है। क्लियर? डाउट क्लियर हो गया आपका? अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताइए क्या डाउट है, हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग। कॉपर और जिंक ऐसे दो ठोस पदार्थ हैं, ऐसे दो ठोस पदार्थ हैं जिसको आपस में बांधकर कुछ वर्षों तक, कुछ वर्षों तक बांधकर कुछ वर्षों तक रखा जाए तो वह पदार्थ आपस में चिपक, मतलब कि विसरण, चिपक जाती है, क्योंकि इसके कुछ अणु समान प्रवृत्ति के, समान प्रवृत्ति, समान प्रवृत्ति के होते हैं जो एक दूसरे को बांधे रहते हैं, एक दूसरे को बांधे रहते हैं। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ गया आपको? तो बस कॉपर और जिंक के बारे में ये अपवाद था कि धातु, ये जो जो ठोस पदार्थ है आपस में चिपक जाता है, इसमें शक्ति है, कुछ अणु ऐसा है जो दोनों का समान है, जो एक दूसरे को अपने में आकर्षित करने का काम करता है, एक दूसरे में आकर्षित करने का क्या करता है, काम करता है, जिसके कारण वह पदार्थ आपस में चिपक जाता है। ये बात समझ में आ गया आपको? तो कैसा लगा आपको जो हम समझाए? आप लोग एक बार कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितना हम पढ़ाए उससे संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव आ गया, उससे संबंधित क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव। जितना भी हम पढ़ाए अभी थ्योरी, उससे संबंधित आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए देखेंगे, थ्योरी को माइंड में सेट रखेंगे, और आपको बस कुछ नहीं करना, बस देखते हुए जाइएगा और क्लियर होते हुए आपका जाएगा। लास्ट में आपको मोटिवेट करेंगे, ऐसा खतरनाक, लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग चाह के भी सोचिएगा कि नहीं पढ़े तो नहीं हो सकता, पढ़ने पे मजबूर कर देंगे, पढ़िएगा भी आप लोग, बस ध्यान से। अभी आप लोग देखिए जितना हम पढ़ा रहे हैं, बस सच्चा दिल से बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइंड में डायरेक्ट हम डाउनलोड कर देंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे, ताकि आपको केमिस्ट्री में दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन है पहला, ठोस पदार्थ में अंतराअणुक स्थान होता है। ऑप्शन है अधिक, न्यून, बहुत अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग दीजिए। ठोस पदार्थ में ठोस पदार्थ में अंतराअणुक स्थान होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया, आप लोग पहले ऑप्शन पे जवाब दीजिए क्या होगा। आपको हम थ्योरी करवाए हैं, थ्योरी में ए टू जेड बात बताए हैं, जो कि सब क्वेश्चन आपका बनेगा, तो बात को समझिए। ठोस पदार्थ बोला तो ठोस पदार्थ में अंतराणु स्थान क्या होता है, न्यून होता है। क्या होता है, न्यून। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी सही है। क्या है, बी आपका राइट आंसर है। यहां तक समझ में आ गया। ये सब नोट बाय नोट करके क्वेश्चन भी आप लोग कॉपी में रखिएगा। इंपॉर्टेंट एकदम थ्योरी से क्वेश्चन जकड़ करके निकाला गया है। ये क्वेश्चन को मेरे द्वारा जकड़ करके निकाला गया ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सारा चीज क्लियर कर देंगे, बशर्ते कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आ गया आपका। द्रव पदार्थ में अंतराअणुक स्थान होता है। देखिए ये सब हम बताए हैं आप सभी को, थ्योरी में बताए, अभी जस्ट समझाए, समझाते हुए शुरू से लेके अभी तक समझाइए रहे हैं। किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, किसके कारण बहाव होता है, किसके कारण बहाव नहीं होता है, सब समझाते हुए आए हैं आपको, तो ध्यान में रखिए। देखिए द्रव पदार्थ में अंतराअणुक स्थान मतलब कि ठोस में तो नहीं होता है, न्यून होता है, लेकिन ठोस से हल्का अधिक, ठोस से हल्का अधिक किसमें होता है, द्रव में होता है। किसमें होता है, द्रव में होता है। तो ऑप्शन खोजिए, अधिक होता है, न्यून होता है, बहुत अधिक होता है, मतलब अधिक होता है, बहुत अधिक नहीं होता है, अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अधिक नहीं मारिएगा, बहुत अधिक गैस में होता है। किसमें होता है, गैस में होता है, इसलिए भूल से भी ये गलती ना करे। बहुत अधिक नहीं होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। ये बात समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया। जितना हम पढ़ाए बस उसी से संबंधित थ्योरी से ऑब्जेक्टिव लिए हैं ताकि आप सभी का माइंड फ्रेश कर सके। देखिए रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा, थ्योरी भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो जाएगा, सब काम, ए टू जेड काम। देखिए गैस पदार्थ में अंतराअणुक स्थान होता है। गैस पदार्थ में अंतराअणुक स्थान होता है, ये बात आपको बताना है। अभी जस्ट हम बताए ठोस में नहीं होता है, नहीं होता है, और द्रव में क्या होता है, ठोस से हल्का अधिक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक दोनों की अपेक्षा किस में होता है, गैस में होता है। ये बात आपको हम बताए, समझाए भी। तो यहाँ पे क्या देखिए, अधिक है, न्यून है, बहुत अधिक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अधिक तो द्रव में होता है, अधिक किस में होता है, द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका अधिक द्रव में होता है। किस में होता है, द्रव में अधिक होता है, द्रव में अधिक होता है। और न्यून बोला ठोस में, ठोस में न्यून होता है। और ये आपका बहुत अधिक किस में आ जाएगा, आपका गैस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया, इनमें से कोई नहीं तो कोई मोल ही नहीं। बात समझ में आ गया आपका। यानी कि याद रखिएगा, अधिक द्रव में, न्यून ठोस में, अब बहुत ज्यादा अधिक आपका गैस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। जिसका आकृति निश्चित नहीं होती है, देखिए, जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु उसका आयतन निश्चित होता है, किंतु उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं। याद कीजिए कल का क्लास में हम बताए थे। कल का क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो भी छात्र आज नए जुड़े हैं, कल का क्लास नहीं देखे हैं, पहले जाके बैक क्लास देखिए। आपका ऑल टू ऑल माइंड में जो भी आपका बात चल रहा है, थिंक मतलब कि आप लोग सोच नहीं पा रहे, वो सोचने का शक्ति खत्म हो जाएगा, सब वहां से क्लियर, माइंड फ्रेश हो जाएगा। माइंड क्या हो जाएगा, फ्रेश। जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। अगर पहला लेक्चर नहीं देखे तो आगे तो आपको डाउट होना ही है, इसलिए चाहते हैं कि डाउट ना हुए तो पहला लेक्चर जाके देखिए। फटाफट आप लोग भी आंसर कीजिएगा जैसे पुराना छात्र कर रहा है। देखिए, जिसका आकृति निश्चित नहीं होती किंतु उसका आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य। अब गैस में देखिए, गैस जो बात बोला आपका, गैस में ना तो आकृति निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ये बात याद रखिएगा, ना ही आकृति निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। वो क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। और ठोस क्या हो गया, जिसका आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित हो। आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित हो, वह क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। कल के सेशन में हम बताए थे। और द्रव जिसका आकृति अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और गैस में हम बताए थे, जिसका आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, वह आपका गैस कहलाएगा। क्लियर। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, गैस हो गया, सॉरी, बी हो गया, द्रव हो गया। क्या हो गया, द्रव्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव में। सब सुपर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग क्वेश्चन लगाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि जिसका आकृति निश्चित होती है किंतु उसका आयतन भी निश्चित होता है। देखिए आयतन भी जोर दे दिया, आयतन भी निश्चित, मतलब कहने का मतलब आकृति और आयतन दोनों निश्चित। अभी तो हम बताए, जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो वह ठोस कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठोस कहलाता है। द्रव तो होगा नहीं, द्रव क्यों नहीं होगा, जिसका आकृति अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो वह द्रव कहलाता है। वह क्या कहलाता है, द्रव। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दोनों निश्चित हो, दोनों क्या हो, निश्चित हो। और गैस का क्या क्या परिभाषा हम बताए थे, वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो, दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, वह क्या कहलाएगा, आपका गैस कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका। पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है जिसका आकृति अनिश्चित होती है किंतु उसका आयतन भी अनिश्चित होता है। देखिए आकृति भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। जो जो बात बता रहे हैं वो सब क्वेश्चन में यहाँ छपा हुआ है। क्वेश्चन सब लेके आए हुए हैं ताकि घुरा फिरा के कैसे भी करके आपका माइंड में सेट कर देना है। जितना हम पढ़ाएं माइंड में क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। परिभाषा के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव खत्म, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग परिभाषा खत्म। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन सेट करके आते हैं ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। इसीलिए बोलते हैं बार बार कि ध्यान से देखिए और बारीकी से देखिए, समझिए, बस कंसंट्रेट बनाए रखिए, सभी चीज समझ में आएगा आपको। देखिए कराए, जिसका आकृति अनिश्चित होती है किंतु उसका आयतन भी अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब दोनों अनिश्चित। दोनों अनिश्चित किस में आएगा, गैस में ना आएगा जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए और बुझिए समझिए। कह रहा है अंतरा अनुक आकर्षण बल ठोस में डैश होता है, ठोस में। अब बात को समझिए, अंतरा अनुक आकर्षण बल का फंडा हम समझाएं आपको ठोस पदार्थ की अपेक्षा में। क्या समझाएं? कि ठोस पदार्थ में अंतरा अनुक स्थान कम होता है। बात को समझिए, अंतरा अनुक स्थान क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण जो है अंतरा अनुक आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ का जो अणु है ना, जो अणु है वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं जोर से, ताकि वह ठोस पदार्थ का बहाव नहीं कर सके, ठोस पदार्थ का बहाव नहीं कर सकते। यानी कि उसमें जो अंतरानुक आकर्षण बल है वो तेजी से जकड़े रहता है, मतलब कि अधिक बल लगाए रहता है। क्या रहता है? अधिक बल लगाए रहता है, जिसके कारण वह पदार्थ का बहाव नहीं हो पाता है। आंसर तो यही निकल गया, अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस पदार्थ में होता है। किसमें होता है? ठोस पदार्थ में। इसका देखिए, अंतरानुक आकर्षण बल ठोस पदार्थ में डैश होता है, क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे क्या होता है? अधिक होता है। राइट ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल से समझा रहे हैं, कैसे नहीं समझ में आएगा। देखिए, सबसे अधिक होने का कारण क्या है? एक दूसरे से अणु बंधे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है कि अंतरा अनुक आकर्षण बल द्रव में डैश होता है, द्रव में। अब बात को समझिए, थोड़ा सा समझिए। जैसे कि द्रव में हम, जैसे कि मान लीजिए द्रव, पानी लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी। नदी में आप लोग नहाए हैं ना? नदी में नहाए हैं। नदी में जब आप कूदते हैं नीचे, तो नीचे कोई बल लगता है? जी लगता है। वो जो बल लगता है आपको, जो ऊपर ठेलता है, ऊपर क्या करता है? ठेलता है। वो बल अंदर से जो बल ऊपर लगता है, तो वो आपका उत्प्लावनता में आ गया। किसमें आ गया? उत्प्लावकता में। नीचे से जो बल ऊपर ठेले, वह वस्तु जो ऊपर फेंका जाए उत्प्लावन में आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, जहां पे कमजोर बल लगे, जहां पे क्या लगे? कमजोर बल लगे। कौन सा बल लगे? कमजोर बल लगे, वही आपका द्रव का उदाहरण बनता है। किसका उदाहरण बनता है? द्रव का। बात समझ में आ गया? यानी कि वहां पे जो बल आपका लगा, अंतरानुक आकर्षण बल, वहां पे कम रहता है। वहां पे क्या रहता है? कम रहता है। कम रहने के कारण ही तो आदमी उपलाता है। जब उसमें अगर बल अधिक रहेगा तो वो डूब नहीं जाएगा। बात को समझिए। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु को अगर ऊपर फेंकते तो वो नीचे आता है कि नहीं आता है? आता है ना? क्यों आता है नीचे? कारण क्या है? यही कि उसमें अंतरानुक आकर्षण बल इतना अधिक से तेजी से रहता है, इतना जकड़े हुए रहता है कि उस वस्तु को खींचने में कोई भी तनिक समय नहीं लेता है, फटाक से नीचे खींच लेता है। अगर जिस वस्तु में अंतरानुक आकर्षण बल कम रहेगा, तो वो क्या होगा? तैरेगा न जी। बात को समझ रहे हैं? तैरेगा ना। तो वही बात हो जाता है, पानी में मनुष्य तैरने का काम करता है। क्या करता है? तैरने का काम करता है। क्यों तैरने का काम करता है? क्योंकि उसमें अंतरानुकसान बहुत कम होता है। क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण जो है वहां पे बल के अणु एक दूसरे को बांधे नहीं रख पाता है ज्यादा देर, तो वो कमजोर कर देता है। क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। तो वही बोल रहा है यहाँ, अंतरानुकाकर्षण बल द्रव में डैश होता है, क्या होता है? कमजोर होता है। द्रव में क्या होता है? कमजोर होता है। ऐसे भी समझिए, द्रव में अगर 5 kg का वस्तु रखे हैं, उसको जब ऊपर खींचेंगे तो लगेगा कि 2 kg का वस्तु उठा रहे हैं। लगता है कि नहीं? देखे हैं, प्रैक्टिकल किए हैं। कोई भी भारी वस्तु को द्रव में उठाइए, आपको एकदम एकक मन का भी रहेगा तो एकदम ऐसे उठा दीजिएगा फटाक से। क्यों? क्योंकि उसमें कमजोर बल लगा रहता है। हल्का से भी उठाइएगा उठ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अंतरा अनुकाकर्षण बल गैस में डैश होता है, गैस में डैश होता है। अब बात को समझिए, गैस में, गैस में पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? जैसे मान लीजिए अभी ऐसे करके उछले, उछल के तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, तुरंत पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी अंतरा अणु का स्थान जो है ना, इतना खाली रहता है, इतना खाली रहता है कि उसमें जो है इतने खाली रहता है कि उसमें अंतराणु का आकर्षण बल बन ही नहीं पाता है। जब एक दूसरे से अणु सटल है ये न है, तो वो बंधेगा कैसे? ये बात समझ में आ गया? माने कि नगण्य होता है, नहीं पता चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नगण्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा।
उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। आपको हर एक चीज समझा रहे हैं, तोड़ मरोड़ के समझा रहे हैं ताकि माइंड में आपका फिट हो जाए। दोबारा अगर देखिएगा यह वीडियो माइंड में इस प्रकार से रनिंग करेगा कि डायरेक्ट आप बोलिएगा कि सर हमको याद हो गया, आप जहां से सुनना है आपको सुन सकते हैं, आपको दम है तो आप क्वेश्चन फंसा के दिखाइए हमको। बस यह जुबान से आपका बोली निकलना चाहिए, इस प्रकार से आपको हम समझा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ गया। घनत्व ठोस में क्या होता है? घनत्व के बारे में आ गया। किसके बारे में आ गया? घनत्व के बारे में आ गया। घनत्व ठोस में क्या होता है? और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, देखिए घनत्व के बारे में, घनत्व के बारे में, फिर यहाँ आ गया ठोस संपीड्यता होता है कि नहीं होता है। इतना सारा क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं ताकि आप सभी को दिक्कत कभी ना हो। यहाँ पे हर एक चीज का सोल्यूशन देंगे, आपको समझाएंगे बढ़िया से, बेहतरीन ढंग से। बस आप लोग सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब होगा। कौन सा क्वेश्चन में थे? घनत्व ठोस में क्या होता है। हम्म तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। हम थ्योरी आपको समझाए हैं, इसका जवाब पहले आप बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए इसका जवाब क्या होता है। इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्या होता है। हम आपको देखिए थ्योरी ए टू जेड करवाए हैं, अभी हम थ्योरी जितना लेके आए उसी से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं ताकि आपका माइंड में डायरेक्ट फिट कर जाए। देखिए क्या कर रहा है, घनत्व ठोस में क्या होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस वस्तु में अंतरानुक आकर्षण बल अधिक हो, जिस वस्तु में अंतरानुक आकर्षण बल अधिक हो, ध्यान से सुनिए, जिस वस्तु में अंतरानुक आकर्षण बल अधिक हो और अंतरानुक स्थान बहुत कम हो, अंतरानुक स्थान बहुत क्या हो, कम हो, तो उसमें हर एक चीज ज्यादा ही होता है। हर एक चीज क्या होता है? ज्यादा ही होता है। तो बात को समझिए, यहाँ निम्न दिया है, अति निम्न दिया है, उच्च दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च क्या अधिक का उदाहरण बनता है क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि घनत्व ठोस में क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग। देखिए क्या इसका जवाब है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। घनत्व द्रव में क्या होता है? घनत्व द्रव में क्या होता है? अब बात को समझिए, थोड़ा रिलेट कीजिए कहानी को जो हम बताए अभी। ठोस में अंतरानुक स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है, न्यून होता है। लेकिन द्रव का बात करें तो ठोस से तनिको ज्यादा होता है। ठोस से तनिको क्या होता है? ज्यादा होता है। जिसमें ज्यादा अंतरानुक स्थान बन जाएगा तो क्या होगा? उसमें निम्न होगा, मतलब बहुत कम होगा। बात समझिए, अभी हम अंतरानुक स्तर वहां पे बताए कम होता है, कम होता है तो वहां अधिक, यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक थ्योरी से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। घनत्व गैस में क्या होता है? गैस में तो अंतरानुक स्थान बहुत अधिक होता है, अंतरानुक स्थान बहुत अधिक होता है, जिसपे बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, जिसपे हल्का कम हुआ तो निम्न हुआ, अब ज्यादा कम है क्या होगा? अति निम्न होगा। क्या होगा? अति निम्न, बहुत निम्न। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अति निम्न हो जाएगा। समझते हुए चलिए, थ्योरी के हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा, एक भी प्रकार का डाउट नहीं रहना है माइंड में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन तो लल्लन टॉप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। देखिए क्वेश्चन वही लिखा गया कितना सजावट के तौर पे, कलर विजन में, वाह, कलरफुल। क्वेश्चन है, ठोस में संपीड्यता डैश होती है। ठोस में संपीड्यता डैश होती है। फर्स्ट में ही हम आपको बताए, फर्स्ट में ही हम आपको बताएं कि ठोस पदार्थ में संपीड्यता नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो बहुत कम के बराबर, यानी कि बहुत कम, अधिक या बहुत अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम नहीं है होता है। क्या होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो गया? ए हो गया।
इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठोस की तुलना में द्रव में संपीड्यता डैश होती है। ठोस की तुलना में द्रव में क्या होता है, द्रव में अधिक हो जाता है। द्रव में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठोस के अपेक्षा द्रव में तो अंतराणु का स्थान तनिको ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपीड्यता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठोस पदार्थ का संपीड्यता नहीं होता है, वो नहीं बह सकता है, लेकिन द्रव तो बह सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब गैस में आ गया, किस में आ गया, गैस में आ गया। तो गैस का बात समझते हैं। इसका जवाब आप लोग लॉजिकली लगाइए, क्या होगा गैस में। देखिए क्या कह रहा है, ठोस की तुलना में गैस में संपीड्यता डैश होती है। तो गैस में तंत्राणु का स्थान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इसका आंसर क्या होगा, जिसमें अंतराणु का स्थान बहुत ज्यादा हो तो वो तो बहेगा तेजी से ना। जैसे कोई भी गैस रिसाव होता है, महक बहुत स्पीड में नाक में आता है। क्यों? क्योंकि मिथाइल मर्केप्टन एलपीजी गैस में मिला रहता है, जिसके कारण हम लोग पकड़ लेते हैं क्या, कि गैस लीक हो रहा है। तो वो तेजी से ना फैलता है। तो तेजी से जब फैलता है तो इसका क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक। संपीड्यता बहुत इसमें क्या होता है, अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। इसका क्या हो गया आपका, सी। नेक्स्ट देखिए, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति डैश होती है, बहुत होती है, बहुत कम होती है, या अधिक होती है, या बहुत अधिक होती है, या कोई नहीं। ठोस पदार्थ में तो शुरू में फर्स्ट में बताएं, बहाव होता ही नहीं है। बहाव नहीं होता है। द्रव में होता है, गैस में होता है, लेकिन ठोस में बहाव नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बहुत कम, अधिक, बहुत अधिक। तो इस कम मार सकते हैं, कम में आपका आ गया, यानी कि ठोस पदार्थ में बहाव कम होता है। मतलब कि इसका राइट आंसर कम वाला भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। आपका राइट आंसर यही है। तो ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हुआ। ये बात समझ में आ गया आपका। तो आपका यहां तक क्लियर हो गया है। तो आज का क्लास यहीं तक है आपका। यहां तक अब आप लोग बताइए कि कैसा लगा। ए टू जेड बात जितना हम आज बताएं, आपका माइंड में घुसा कि नहीं घुसा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से समझिएगा। आप लोग को अपना समझ के हम पढ़ाते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि वक्त आपका है, वक्त आपका है। चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लाइन है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार लो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, जी हाँ, घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं। खुद सुधारना पड़ता है, लेकिन समय को खुद सुधारना पड़ता है। घड़ी तो लोग सुधार देता है, लेकिन उस समय को कौन सुधारेगा, आप ना सुधारिएगा। अब समय कहने का मतलब है, कहावत में कोई छोटा सा कहावत है, टाइम इज मनी, समय ही धन है। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करें। आज का सेवा आपका यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।